क्या कल कॉस्ट बताए थे ना, कॉस्ट लिखवा दिए थे। अब लिखे कॉस्ट को प्रभावित करने वाले कारक। अब बहुत थ्योरी लिखवाना, छुट्टी मत करवाइए, ठीक है। कास्ट को प्रभावित करने वाले कारक। ए सब्सक्रिप्शन लिए हैं मेरा, दिखाई दे रहा है बढ़िया से? पक्का यही वाला है, कभी अलग पढ़ा? तो ज़्यादा MB लगेगा। यहीं का पढ़ाया हुआ दिख रहा है? यहीं का दिख रहा है तब ठीक। कास्ट को प्रभावित करने वाले कारक। अब लिखवाना, थ्योरी अब शुरू है। हाँ ये सब डालेंगे, अब थ्योरी है। हाँ सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं 10 दिन ऑनलाइन पढ़ेंगे सब लोग। तो हम किसको पढ़ाएंगे यहाँ? रूम में वीडियो बनाइएगा ना, मन ही नहीं लगता है। ठीक है, तो ग्रुप कॉल कर दीजिएगा, वीडियो कॉल हम लोग बोलते रहेंगे। हाँ? अरे 10 दिन में ख़त्म, 10 दिन 1 हफ्ता में ख़त्म हो जाएगा कोर्स। ड्राइंग के लिए तो आना पड़ेगा, मेन वही ड्राइंग के लिए। ड्राइंग नहीं समझ आएगा। हाँ ड्राइंग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ सीधे सामने हम दिखाते हैं, तो क्या 3D क्यों खींचेंगे भाई? जब सामने दिखाते हैं, देखिए दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो हम क्यों 3D बनाए? वहाँ दिखाएंगे तो लड़कों नहीं। भारी नहीं कहा था, हार्ड कहा था, इजी कहा था। हल्का भारी मतलब उठता नहीं सर। ऐ देखिए, ओए ऐसा समझिए, कास्ट किसे कहते हैं? कि कोई संरचना बनाने में कितना पैसा लग रहा है उसे क्या कहते हैं? कास्ट। जैसे कि मटेरियल। अब कास्ट किस पे डिपेंड करेगा? किस तरह का मटेरियल लगा हुआ है भाई? सीमेंट उच्च क्वालिटी का है ना? या फिर क्या कह देंगे आप, कितना 6 महीने से अधिक सीमेंट पुराना रहेगा तो सस्ता ही दे देंगे। ईंट कितना, किस ग्रेड का है, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, तो इस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट पे है ना, यदि आप इंस्ट्रूमेंट लाते हैं तो काम जल्दी से हो जाएगा, आपका सस्ता हो जाएगा। वही लेबर से काम करवाएंगे तो महंगा पड़ता है धीरे धीरे, है ना। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी आता है। एक्स्ट्रा खर्चा आता है, जैसे कोई काम कर रहा है, उसको बुखार हो गया तो फालतू में बैठा रहेगा, उसका पैसा ख़त्म दिया ही जा रहा है। उसको डॉक्टर के पास ले जा करके दवा दिलवाएंगे, कन्नी से काम हो रहा है, गायब हो गया, साहुल गायब हो गया, ऐसा फालतू खर्चे हैं। तो सब कार्य को मतलब कॉस्ट को इफेक्ट करेंगे, है कि नहीं? तो बस हमको यही पढ़ना है। यदि आप मान लेते हैं कि आपका घर मेन रोड पे है, तो ईंट बालू गिट्टी ला के मेन रोड पे गिरा देंगे, बना देंगे घर। और देखते हैं कोई घर कहाँ रहता है, गली में रहता है, तो गली में एक एक्स्ट्रा लेबर लगाना पड़ता है, जाओ वहाँ से ईंट लाओ, बालू लाओ, है कि नहीं? तो अगर आपका कार्य दूर हो रहा है मेन रोड से, तो बताइए ज़्यादा मतलब पैसा लग जाएगा, क्योंकि ढुलाई में पैसा लग जाएगा, तो हो जाएगा नहीं आसानी से। तो लिखिएगा इसमें, कोई हिंदी में बुक नहीं लाया है? नहीं, सीरीज में नहीं देगा। लिखिए कास्ट को प्रभावित और कारक। पहला लिखे मटेरियल। पहला क्या लिखेंगे आप? मटेरियल। ठीक है। निर्माण सामग्री परियोजना को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। परियोजना मतलब जहाँ कार्य होने वाला है उसे परियोजना कहते हैं। जो भी परियोजना, आपका बांध बन रहा है, रेलवे ट्रैक बिछ रहा है, और इतना चिल्लाएगा कि बताइए मत, 1-2 बार नहीं चिल्लाता है लगातार। लिखिए भाई, क्या लिखे? निर्माण सामग्री परियोजना को सबसे अधिक प्रभावित करता है। परियोजना की लागत को नहीं लिखिए, निर्माण सामग्री परियोजना की लागत को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। लिखिए कुल कास्ट का 65 से 70%, कुल कॉस्ट का 65 से 70%, कुल कॉस्ट का 65 से 70%, 65 से 70%
मटेरियल पर ही होता है। कुल कार्य का 65 से 70% मटेरियल पर खर्च होता है। मटेरियल पर खर्च होता है। देखिए मटेरियल का क्वालिटी के अनुसार इसकी रेट भी अलग अलग होती है। ठेकेदारों को वगैरह को पैसा कैसे बचता है? ऐसे बचता है। मटेरियल के अनुसार, हाँ, मटेरियल के क्वालिटी के अनुसार अलग अलग प्रकार की रेट होते हैं। हम देख के नहीं बोल रहे हैं ना, एक बार में लिख लिया करिए, तो इधर उधर बोल देंगे। अगला लिखिए ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट लिखिए, ट्रांसपोर्ट में लिखिएगा ट्रांसपोर्ट में लिखिएगा, हाँ, ढुलाई, धुलाई नहीं, ढुलाई, ढुलाई, ढोना, ट्रांसपोर्ट, हाँ, धुलाई कहते हैं भाई इसे। हमको लगा ट्रांसपोर्ट में ढुलाई कहाँ से। देखिएगा, लिखिए यदि कार्यस्थल, लिखिए यदि साइट, यदि कार्यस्थल, यदि साइट गोदाम से बहुत दूर है, तो मटेरियल को बहुत दूर है, तो मटेरियल को बहुत दूर है, तो मटेरियल को साइट पर लाने में, मटेरियल को साइट पर लाने में अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। नहीं, कुछ खिलाएंगे क्या? तब कहाँ पूछ रहे हैं? कहाँ पूछेंगे बिना मतलब का? अतिरिक्त खर्च क्या लिखा है भाई? अगला लिखिएगा औजार मशीनें, इक्विपमेंट लिख सकते हैं आप लोग। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, मीनिंग पूछ रही हैं हमसे। इक्विपमेंट, औजार और मशीनें लिखिएगा। देखिए बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क में, बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क में मशीन के सहायता से कार्य श्रमिकों के लेबर के अपेक्षा सस्ता हो जाता है। मशीन की सहायता से कार्य लेबर के अपेक्षा सस्ता हो जाता है। अगला लिखिए, ओवरहेड, अतिरिक्त खर्चे। अगला हेडिंग ओवरहेड, अतिरिक्त खर्चे। लिखिए कार्य करने के दौरान, कार्य करने के दौरान, कार्य करने के दौरान होने वाले खर्चे कार्य करने के दौरान होने वाले खर्चे जिसका जिक्र, वाह जिक्र कितना अच्छा वर्ड है, जिसका मेंशन एस्टीमेट में न किया गया हो, अतिरिक्त खर्चा कहलाता है। जिसका मेंशन एस्टीमेट में न किया गया हो, अतिरिक्त खर्चा कहलाता है।
जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट का गायब हो जाना। अब एस्टीमेट बनाते समय गायब थोड़ी करेंगे कोई चीज़। किसी इंस्ट्रूमेंट का गायब हो जाना, किसी श्रमिक को चोट लगना इत्यादि। अगला देखिए कंस्ट्रक्शन साइट। अगला लिखिए चोट लगना, लिखिए चोट लगने के कारण खर्चे, ऐसा लिख लीजिए। लिखिए साइट, कंस्ट्रक्शन साइट बोले है ना, लिखिए यदि कंस्ट्रक्शन साइट तक जाने के मार्ग में ऊबड़ खाबड़ जंगल, कामा दीजिएगा जंगल इत्यादि कंडीशन आते हैं तो उसका व्यय बढ़ जाता है, तो सारा कंस्ट्रक्शन का व्यय बढ़ जाता है। अगला देखिए साइट मैनेजमेंट, स्थल पर लिखिए साइट मैनेजमेंट, स्थल प्रबंधन। साइट मैनेजमेंट प्रबंधन। अब देखिए जैसे कि आप काम कर रहे हैं, है ना, अब मान लीजिए कि मशीन का यूज़ होता है, तो मान लीजिए छत ढालना था और आप सोच रहे हैं कि कल तक छत तक दीवार चल जाएगा और मशीन ला देते हैं। कल मशीन ला दिए और छत तक दीवार ही ना चला, तो मशीन का फालतू में पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो दीवार चल जाती कितने दिन बाद ढले ये हम नहीं जानते, ठीक है। यहाँ देखिए जो हम बता रहे हो, तो जो भी हो कुछ जो मतलब कि अभी यूज नहीं है फालतू में ला दे रहे हैं। अब हेड मेसन को फालतू में अभी ला दे रहे हैं जिसका अभी उसका यूज़ ही नहीं है, तो फालतू में उसको पैसा देना पड़ेगा, जिससे उसकी लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैनेजमेंट अच्छे से करना चाहिए। लिखिएगा, लिखिए कंस्ट्रक्शन वर्क करते समय साइट का अच्छे से मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। साइट का अच्छे से मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। है ना। यदि साइट मैनेजमेंट अच्छे तरह से ना हो तो निर्माण लागत बढ़ जाती, तो कॉस्ट बढ़ जाता है। अच्छी ना हो तो कॉस्ट बढ़ जाता है। अगला लिखिए हेडिंग, अगला हेडिंग लिखिएगा, हाँ आज ज़्यादा पढ़ाएंगे, हाँ पढ़ाएंगे, लिखिएगा आज पढ़ाएंगे, कोई रहे नहीं, पानी नहीं, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा हमको पढ़ना है। पढ़ लेंगे, छोड़ दें वो छोटा ही रह जाएगा। हाँ देखिएगा
अब देखिए भाई, एक कोई घर बना, ओए 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 ओए, एक कोई घर बना, कोई घर बन गया। या इस टॉपिक को बाद में पढ़ाएं, कभी पढ़ाते, चलिए पढ़ाई दे रहे हैं, पढ़ लीजिए। एक घर बना भाई, घर क्या बना, एक प्लॉट है, घर बना। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है प्लिंथ एरिया। क्या पढ़ना है भाई, प्लिंथ एरिया। तो दीवार के बाहर से बाहर लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल क्या कहलाता है, प्लिंथ एरिया। सबको पता है ना, दीवार के बाहर लंबाई चौड़ाई का गुणनफल प्लिंथ एरिया है ना। ये दीवार है भाई, ये आपका घर बना हुआ है, ठीक है। दूसरा आता है आपका फ्लोर एरिया। कौन सा एरिया आता है, फ्लोर एरिया आता है। अब फ्लोर एरिया मतलब फर्श एरिया। तो दीवार के बाहर से बाहर लंबाई क्या कहते हैं, प्लिंथ एरिया। जब प्लिंथ एरिया में से इस दीवार को घटा देंगे तो फर्श ही तो बचेगा, समझ रहे हैं विपुल मेरे लाल। देखिए पूरे को घटा रहे हैं, तो प्लिंथ एरिया में से जब दीवार को घटा देंगे तो जो सफ़ेद सफ़ेद बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका, फ्लोर एरिया। आसान है ना, फर्श बच गया। एक होता है आपका, जब आप जेई बन जाएंगे तब आपको क्या लगेगा ना, फिर ठंडी के दिनों में ठंडी लगने लगेगा अपने फर्श पर, क्योंकि टाइल्स बिछाए रहेंगे लगता है। तब देखेंगे कहीं कहीं वीआईपी जगह जाएंगे तो कारपेट बिछा देते हैं, ऐसा बिछाए रहते हैं, उस पर ठंडी नहीं लगती है। हाँ, जेई पहले भी लगेगा, लेकिन अभी मजबूर है, कारपेट नहीं खरीद पाएगा। जेई बन जाएगा तो खरीद लेगा, ठीक है। तो कारपेट एरिया हो जाएगा। तो अब कारपेट एरिया क्या होता है कि भाई जहाँ हम कारपेट बिछा सकें, तो क्या लैट्रिन बाथरूम में कारपेट बिछाएंगे, नहीं। क्या किचन में कारपेट बिछाएंगे, नहीं बिछता है ना। तो फ्लोर एरिया में से, फ्लोर एरिया तो सबका फ्लोर है, किचन लैट्रिन बाथरूम में तो सबका फ्लोर है। तो फ्लोर एरिया में से लैट्रिन बाथरूम किचन स्टोर रूम में बिछाएंगे, नहीं। स्टोर रूम का क्षेत्रफल घटाने के बाद जो एरिया आता है उसे कहते हैं हम लोग कारपेट। जहाँ कारपेट बिछाए, स्टोर सामान स्टोर करते हैं, आटा चावल गेहूँ, हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा आपका कारपेट एरिया, समझ रहे हैं। फिर आता है आपका सर्कुलेशन एरिया। सर्कुलेशन एरिया तो वह एरिया जिससे हम एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कॉरिडोर गलियारा है ना। तो एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, सर्कुलेशन एरिया। एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए, जैसे एक घर से दूसरे से बेडरूम 2 लोगों का 3 लोगों का एक ही में थोड़ी अटैच रहता है, उसके लिए छोटा सा रास्ता रहता है ना। तो हम कहेंगे उसे सर्कुलेशन एरिया। समझ आ रहा है, तो लिखिएगा, लिखिए। उसके बाद देखिए एक आता है कवर्ड एरिया आता है, हाँ देख लीजिए। इसके बाद 5वां क्या आता है, कवर्ड एरिया। कवर्ड एरिया, तो कवर्ड एरिया मतलब क्या हुआ, जो ढका हुआ एरिया है। तो इसी पे तो छत डाल देते हैं, तो छत के एरिया को क्या कहते हैं हम लोग, कवर्ड एरिया कहते हैं। छत के एरिया को क्या कहेंगे, कवर्ड एरिया। तो हम कभी कभी प्लिंथ एरिया को ही क्या कहते हैं, कवर्ड एरिया, क्योंकि जितना बड़ा घर रहेगा उसी पर छत बनाएंगे, है ना। तो कवर्ड एरिया लिखिएगा। फ्लोर एरिया, बुक नहीं है किसी के पास, बुक है, कोई लाया तो था कल, अच्छा आंसर है। लिखिए प्लिंथ एरिया, हेडिंग डालिएगा। अच्छा हो गया, अब अलग हेडिंग लिखिए। अब हेडिंग लिख लीजिए, हेडिंग हम आपको बोल दे रहे हैं, एक नया हेडिंग लिखिएगा हेडिंग, एरियाज ऑफ बिल्डिंग, भवनों का क्षेत्रफल। वो नहीं, उसके पहले लिखिए एरियाज ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंगों का एरिया। ये 2 नंबर में आता है, ठीक है। नहीं यकीन हो तो पीछे देख लीजिए प्रीवियस ईयर, फटाक से मिल जाएगा। ये सब आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक को, सॉरी। समझ आ रहा है ना। एस्टिमेट में अब समझाना भी शुरू किया, पहले कुछ समझाते भी नहीं थे। लिखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादा था। लिखिएगा प्लिंथ एरिया, अब इसके अंदर हेडिंग डालिए, एरियाज ऑफ बिल्डिंग के अंदर पहला ही प्लिंथ एरिया। किसी दीवार के बाहर से बाहर लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल प्लिंथ एरिया कहलाता। लिखिए दीवार के बाहर से बाहर लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल प्लिंथ एरिया कहलाता।
लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल प्लिंथ एरिया कहलाता है। इसको स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। इसको स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। अगला लिखिए फ्लोर एरिया। लिखिएगा प्लिंथ एरिया में से दीवारों को क्षेत्रफल घटाने के बाद, प्लिंथ एरिया में से दीवारों का क्षेत्रफल घटाने के बाद, प्लिंथ एरिया में से दीवारों का क्षेत्रफल घटाने के बाद बचा क्षेत्रफल फ्लोर एरिया कहलाता है। हेड लिख लीजिएगा, फ्लोर एरिया इक्वल टू प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑफ वॉल। लिखिएगा फ्लोर एरिया इक्वल टू, इससे याद हो जाएगा, प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑफ ऑल वॉल। प्लिंथ एरिया इक्वल टू फ्लोर एरिया, नहीं, फ्लोर एरिया इक्वल टू प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑफ वॉल। अब इसे समझाते जाएंगे, लिखवाते जाएंगे, हो जाएगा। देखिए कारपेट एरिया, कारपेट एरिया, हाँ लिखिए फ्लोर एरिया में से, अब इसमें से घटाएंगे। बहुत अच्छा लिख रहे हैं। देखिए फ्लोर एरिया में से, अब फ्लोर एरिया में से लिखिए, फ्लोर एरिया में से किचन, लैट्रीन, बाथरूम, हो गया। का एरिया घटाने के बाद, का एरिया घटाने के बाद प्राप्त एरिया कारपेट एरिया कहलाता है। एरिया कारपेट एरिया कहलाता है। अगला लिखिए सर्कुलेशन एरिया। हाँ क्यों, लैट्रिन वर्ड है, इज्जत कर लिखेंगे, लैट्रिन वर्ड है भाई। सर्कुलेशन एरिया, लिखिए बिल्डिंग के अंदर, टाइम मत देखा करिए, चुपचाप नोट करिए, और 4-5 पेज लिखवा दे रहे हैं। बिल्डिंग के अंदर दे दीजिए पानी भाई, मजाक किए हैं, पानी है। प्लिंथ एरिया के अंदर, अच्छा बिल्डिंग के अंदर एक भवन से दूसरे भवन में जाने के लिए, मंकेश क्या हो गया है भाई? बिल्डिंग के अंदर एक रूम से दूसरे रूम में जाने आने के लिए, बिल्डिंग के अंदर एक रूम से दूसरे रूम तक आने जाने के लिए प्रयोग होने वाला एरिया सर्कुलेशन एरिया कहलाता है।
जैसे जैसे बरामदा, बालकनी, बरामदा, बालकनी, जीना। जीना किसे कहते हैं? हाँ, सीढ़ी को, सीढ़ी को। जैसे बालकनी, बरामदा, गलियारा, कॉरिडोर, जीन। कॉरिडोर होता है, कॉरिडोर नहीं होता है। जो भी हो, डोर। कॉरिडोर हो गया। जो आदत रहता है वही होता है। जी लिखे, सीढ़ी लिखे, हाँ, इत्यादि। अगला लिखे कवर्ड एरिया। बालकनी मेरे रूम में नहीं गए हैं, बहुत बालकनी बालकना है। ये देखिए, यही है भाई, ये छोटा सा निकला हुआ है, इसको कह लेंगे बालन। और देखिए बालकनी, बालकनी जो बाहर निकला रहता है, जब, हाँ ये रहा, इसको उनको नहीं दिख रहा। अगला लिखे कवर्ड एरिया। देखिए प्लिंथ एरिया के ऊपर ढका हुआ एरिया कवर्ड एरिया कहलाता है। प्लिंथ एरिया के ऊपर ढका हुआ एरिया कवर्ड एरिया कहलाता है। बताया था ना, प्लिंथ एरिया कभी कभी कहा देते हैं इसे। प्लिंथ एरिया के ऊपर ढका हुआ एरिया कवर्ड एरिया कहलाता है। अगला लिखिए रेंटेबल एरिया। रेंटेबल, कितने का रेंट आप देते हैं। जैसे मेरे पास क्या देते हैं, मेरे पास दो मतलब एक रूम है, एक बालकनी है, एक लेटरिन बाथरूम है, इतने का हम रेंट देते हैं। मेरे पास किचन नहीं है, तो कितने का आप ले करके रेंट दे रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? रेंटेबल एरिया। लड़कों के पास क्या रहता है? एक रूम रहता है बस। लेटरिन बाथरूम तो 10 रूम का एक ही रहता है ना, समझ रहे हैं? इधर चलिए, उधर कोई रूम ही नहीं लेकर आता, तो हम कितना भी समझा रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो आता हो ध्यान। ठीक है, लिखिए रेंटेबल एरिया में लिखिएगा हम बताए तो नीचे बता रहे थे लोग, मैं जितना हम एरिया लेकर रेंट दे रहे हैं, जितना हम एरिया में रख, भाई दूसरे के मकान में रहते हैं तो उसके बदले उसको पैसा देते हैं कि नहीं देते हैं? तो अब उसका क्या क्या ले करके रेंट दे रहे हैं, उसे कहते हैं रेंटेबल एरिया। जैसे कि आप कोई फ्लैट लेते हैं तो लैट्रिन बाथरूम, किचन, बालकनी, बेडरूम सब मिलता है, उसके लिए रेंट देंगे। लड़के बस एक ही रूम ले लेते हैं, उसके लिए रेंट देते हैं। मेरे पास एक रूम है, एक बड़ा सा बालकनी है, बाथरूम है, उसके लिए रेंट देते हैं। मेरे पास किचन नहीं है, नहीं बालकनी पैसा दे देते हैं। हाँ, कहते हैं इतना बड़ा बालकनी है, सूर्य का रोशनी आता है तो पैसा लगता है। हाँ, हमको नहीं जरूरत, हमका है लेकिन मजबूरी। विटामिन डी चाहिए ना सबको। लिखिए तो, लिखिए आवासीय भवनों में नहीं, मेरा बहुत मस्त रूम है, लेकिन हम कभी यूज ही नहीं करते हैं। बालकनी जाते ही नहीं, वो सब वैसे पूरा कचरा उसी में फैला रहता है। रूम से साफ करके उधर ये सब डाले रहते हैं। लिखिए, क्या लिखे? निम्न क्षेत्रफलों को जोड़कर रेंटेबल एरिया प्राप्त करते हैं। निम्न एरिया को जोड़कर रेंटेबल एरिया प्राप्त करते हैं। लिखिए 1 2 3 4 लिखिएगा। पहला लिखिए किचन, लड़कियों के यूज़ के लिए किचन। देखिए बता दें, लड़के क्या जाने किचन का हिंदी। कामा दीजिएगा, लिखिएगा स्टोर रूम। नहीं, उसी में भी लिखना है कामा। पहले में किचन, स्टोर रूम, लैट्रिन बाथरूम का
LATR यानी लैट्रीन होता है। के फर्श का एरिया, भाई जहाँ रहेंगे इसका सबका यूज़ करेंगे आप। के फर्श का एरिया, लिखिए बालकनी का 50%। हाँ लिखिए बालकनी का 50% एरिया। अब मान लीजिए जितना बड़ा रूम है ना, मान लीजिए एक रूम का 2000 लग रहा है, उतना बड़ा बालकनी होगा 4000 थोड़ी देंगे, है ना। रूम इतना, बालकनी का थोड़ी वैल्यू होता है। लिखिए बालकनी के 50% एरिया। आप कितने देते हैं सर? हाँ 500 देते हैं बालकनी का। रूम का 1000, 2000। लिखिए मेरे रूम में जाएंगे तो पागल हो जाएंगे, थोड़ा भी जगह नहीं है। इतना बड़ा रूम है, 4 तख्त रखे हैं उसी में, चौके लोट लोट के सोते हैं। चाहे कोई जाता देखता अरे इतना तख्त, और जब फैन देखता है तो ऊपर फैन ही नहीं, नीचे देखता है 4 फैन 4 टेबल फैन रखे हुए। एसी की तरह ज़िंदगी जीते हैं, रात को चलता है, मज़ा आ जाता है। तो वो भी वो रखे हैं जो आप जानते हैं, 2 फैन रखे हैं बड़ा बड़ा, जो उसमें फर्राटा जो शादी विवाह में रखा रहता है, एकदम मारता है। एक चारों को बेच के एक बड़ा वाला रख 2 कोई अपने खाने वाला प्लेट ले गया, उसको पूरा लिखिए फैन बंद करके खाना पड़ता है। हाँ, और नहीं मेरे सिस्टर आ गई तो उसका बाल उड़ता है तब फैन बंद करा देते हैं, नहीं तो हम लोग थोड़े, हम लोग का बाल थोड़े लिखिएगा क्या लिखे। हाँ लिखिए बरामदे का, हाँ तीसरा, मतलब यही तो है बालकनी का 50। उसी में तो आप बोले नहीं। और किचन लैट्रिन बाथरूम स्टोर एक में था और बालकनी वाला अलग था। लिखिएगा क्या लिखे, कुछ नहीं लिखे पूर्ण। हाँ लिखे पूर्णतः कांच से बने बरामदे का, अगर बरामदा में शीशा वगैरह लगा है, फर्श में नहीं बगल। हाँ पूर्णतः कांच से बने बरामदे का 100% फर्श, 100% फर्श का क्षेत्रफल। अगला लिखिएगा 100% फर्श। वही बात है, 100% फर्श का क्षेत्रफल। लिखिए पार्सली कांच्ड बरामदे का 50%। ग्लेज्ड बरामदे का 50%। सर आपसे बोलिए ना, पार्सली बोलिए क्या कहेंगे? अर्ध कांचित बरामदे का 50%। पता है ना प्रैक्टिकल चलिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा देते हैं फिर, क्योंकि बोरिंग ज़्यादा नहीं। अरे यही पढ़ाएंगे यही, क्योंकि इसमें अभी और थियरी था, ठीक है। नहीं ये भी पढ़े आज चुका। ड्राइंग में टाइम लगेगा, हमको ट्रस्ट पढ़ाना है और 1.5 घंटा लेगा, और टाइम नहीं है। कल नहीं परसों पढ़ेंगे, ट्रस्ट थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। अब लिखिए टाइप ऑफ एस्टीमेट। हाँ हेडिंग डालिए, अभी समझा। हाँ लिखवा चुके हैं, पहले हम लिखवा चुके होंगे शायद, या आपको नहीं लिखवाए होंगे, वीडियो में बताए होंगे। टाइप ऑफ एस्टीमेट।
टाइप ऑफ, जब हम लोग आए थे तब लिखवाए हाँ टाइप ऑफ एस्टिमेट। देखिएगा नहीं लिखवाएं, यूट्यूब पे वीडियो में बस बताए। नहीं, मैं और अंशु जी आए थे ना, हाँ उस दिन लिखवाए थे। हाँ हाँ, एक दिन लिखवाए थे, आप आए थे तो हमको याद है, लेकिन सब लोग नहीं आए थे ना, तो सबको ध्यान देना। देखिएगा अब एस्टिमेट कितने प्रकार के होते हैं भाई? एस्टिमेट कितने प्रकार के होते हैं बताइए? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है आपका? प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, और दूसरा क्या होता है आपका? डिटेल्ड एस्टिमेट, है ना। तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ दीजिए, ही बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में सबसे शुद्ध एस्टिमेट कौन सा है? डिटेल, वैसे ही समझ आ रहा है ना, बार बार क्वेश्चन देता है, इतना आसान क्वेश्चन। अब देखिए, अब प्रिलिमिनरी ना कई प्रकार का होता है। प्रारंभिक मतलब मोटे मोटे, प्रारंभिक मतलब क्या होता है? मोटे मोटे किसी कार्य का मतलब लागत का अनुमान लगाना क्या कहलाता है? प्रिलिमिनरी। एक कई प्रकार का होता है। सबसे पहला आता है रनिंग रेट एस्टिमेट। क्या आता है आपका? रनिंग रेट एस्टिमेट। अब इसका मतलब क्या हुआ? रनिंग रेट मतलब उसके बाद आता है आपका प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। अब प्लिंथ एरिया पढ़ चुके हैं नहीं पढ़ चुके हैं? पढ़ चुके हैं प्लिंथ रेट एस्टिमेट। उसके बाद आता है क्यूबिकल रेट एस्टिमेट। क्या आता है भाई? क्यूबिकल रेट एस्टिमेट। पहले इसको समझिएगा, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में आता है वो बस वही पढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि इतना मोटा बुक है ना, पूरा पढ़ते रह जाएंगे तो पागल हो जाएंगे, ख़त्म भी नहीं होगा। बस हम वो पढ़ाते हैं जो आता है। देखिए रनिंग रेट मतलब क्या होता है कि आपको मान लीजिए कि 200, रनिंग मतलब पर यूनिट देखना कितना खर्च आ रहा है। जैसे रेलवे का ट्रैक बिछा रहे हैं तो देख लेंगे कि 1 किलोमीटर का कितना खर्च आ रहा है। 100 किलोमीटर बनाना है, गुणा कर देंगे, है ना। जैसे कि रोड बना रहे हैं, नाली खोद रहे हैं तो देखेंगे 1 किलोमीटर या 100 मीटर का कितना खर्च आ रहा है। यानी यूनिट में देख करके जितना भी रहेगा हम निकाल लेंगे। जैसे कि बेड, मान लीजिए कि आप हॉस्पिटल बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा हॉस्पिटल बगल में बना था तो मैं 100 रूम बनाने में कितना 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने में कितना खर्च आया था, आपको पता है। वही 100 बेडरूम वाला हॉस्पिटल बनाने में 2 करोड़ लगा था। तो हम देख लेंगे 1 बेड का कितना आ रहा है, उसके अनुसार हमको देख लेना है कितने बेड का बनाना है। अपने घर में जा रहा है उसके अनुसार हम देख लेंगे हमको कितने बेड का बनाना है, समझ रहे हैं। यानी यूनिट को पता करके जितना मेरा है उसमें गुणा कर देंगे तो पता कर लेंगे इतना लगेगा। तो एक गलत ही है ना, अच्छे थोड़ी निकाल पाएगा, क्योंकि पूर्व में जो बना है उससे आप तुलना करके कर रहे हैं तो एक गलत हो तो मतलब ज़्यादा गलत हो जाएगा। तो रनिंग रेट हो गया, है ना। यूनिट रनिंग मतलब कि एक की बात कर रहा है। दूसरा होता है आपका प्लिंथ रेट एस्टिमेट, प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट इसे कहते हैं। अब प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट मतलब क्या हो गया कि जो आप जिस एरिया में रहते हैं ना उस एरिया का रेट चलता है। रेट मतलब क्या हो गया कि उस एरिया में जो मिस्त्री वगैरह होते हैं उन लोग के पास पता होता है कि प्लिंथ एरिया मतलब 1 स्क्वायर मीटर बनाने में 100 रुपया लगेगा। घर 1 स्क्वायर मीटर बनाने में कितना पैसा लगेगा? 100 रुपये। वैसे देखते हैं ना, जाते हैं सब कहते हैं सब एरिया कितना है तो कहेंगे 50 बाई 30 का, तो कहेंगे सब 20 लाख लगेगा, तुरंत बता देते हैं सब। क्योंकि उन लोगों का एक का पता है कि एक एरिया मतलब 1 स्क्वायर मीटर प्लिंथ एरिया में इतना पैसा लगेगा, तुरंत आप बताते हैं, तुरंत गुणा करके बता देते हैं सब कितना पैसा लगेगा, है। तो भाई उसका क्या प्लिंथ एरिया में, क्या प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट में क्या करते हैं, आपको पैसा निकालना है कितना लगेगा। तो बिल्डिंग की लंबाई चौड़ाई का गुणनफल क्या निकाल लेते हैं? प्लिंथ एरिया निकाल लेते हैं, उसमें प्लिंथ एरिया रेट से गुणा कर देंगे, निकल जाएगा। आसान है, बहुत आसान है। उसके बाद क्यूबिकल रेट एस्टिमेट क्या होता है? क्यूबिकल मतलब क्या होता है भाई? घन। अभी हम एरिया निकाल रहे थे तो अब क्या करेंगे कि हाइट भी उसमें देख लेंगे कि बिल्डिंग की लंबाई चौड़ाई प्लिंथ एरिया मिल गया, उसमें ऊंचाई देख लेंगे कितना ऊंचा बिल्डिंग है, आयतन आ गया, क्यूब आ गया कि नहीं हो गया। उसमें क्यूब रेट, अब वहाँ का रेट जो होगा 1 घन मीटर बनाने में कितना पैसा लग रहा है। हो सकता है 1 घन मीटर बनाने में 80 मतलब कि 200 रुपये लग रहा हो, जो भी हो। तो भाई क्यूब निकालेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से गुणा करके क्यूब निकालेंगे, उसमें क्यूब रेट से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका बिल्डिंग बनाने में कितना पैसा लगेगा। आसान है, आसान है ना, ये हो जाएगा। उसका डिटेल एस्टिमेट में सबसे पहले आता है आपका क्या आता है भाई? रिवाइज्ड एस्टिमेट। क्या आता है भाई? रिवाइज्ड एस्टिमेट। अब जानते हैं अब क्या होता है, राजनीति चलती रहती है। मान लेते हैं कि कोई सरकार आई कही कि
यहाँ से कहे कि बलिया में यहाँ से लेकर वहाँ तक ब्रिज बनाना है, क्योंकि ये ब्रिज बस हॉस्पिटल के लिए है, सब भीड़ है नीचे ही नीचे होता है। एक और ब्रिज उसी से निकाल दो, सब पैसा वैसा एस्टिमेट बनवाई, तब तक के सरकार चेंज हो गई। अब जब अगला सरकार आएगा तो उसको बलिया में इंटरेस्ट ही नहीं है, तब काम ही नहीं आगे बढ़ा, एस्टिमेट बना के बना रह गया। अब फिर 5 साल बाद ये वाली सरकार आ गई, अब उसको बलिया से कुछ काम है तो फिर वो अब रोड बनवाना चाहेगा कि नहीं, उसी को कहेगा भाई एस्टिमेट बना था 10 साल पहले, चलो काम शुरू कराओ, तो उसी एस्टिमेट पर काम शुरू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब उसको क्या करना पड़ेगा, अब उसको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? हाँ। उसके बाद आता है आपका सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री समझते हैं? दूल्हे के साथ क्या होता है, सावलिया होता है। आप लोग क्या कहते हैं, होता है कि नहीं होता है? उसको थोड़ा सा वैल्यू मिलता है कि नहीं? 2-4 हज़ार उसको मिल जाता है। हाँ मिल जाता। तो सप्लीमेंट्री मतलब वही होता है, साथ साथ चलने वाला, है ना? अब घर बनवा रहे थे, तो अब लोग क्यों सावलिया फंस रहे? उन लोग को हंसना चाहिए। दुल्हन के साथ भी आते हैं। सही बात है, दुल्हन के साथ। अब देखिए सर रोशन आ सकते हैं अभी का नहीं, अभी नहीं। ठीक हो गया क्या उनका तबीयत, ठीक हो गया? नहीं पेपर हो रहा था, आ रहे हैं, आए मिल रहे, आ सकते हैं। देखिए अब सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होता है? रोशन भैया से। सीईटी वाला क्या? हाँ उनका सीटी था। आज था हो गया उसका। हाँ। अब देखिए अब सप्लीमेंट्री, ओए कितना टाइम हुआ जी? आज 9:35 हुआ अभी तो, बस। 10 बजे तक से पढ़ाई। दिन बड़ा अच्छा नहीं है इसलिए ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, थ्योरी ज़्यादा है इसलिए लग रहा है कि कितना ज़्यादा हो गया। मेडिकल 1-1 घंटे एक घंटा इसी में गलती होता है, कैलकुलेशन। हाँ देख अब क्या है भाई, अब ऐसे ही मिलेगा। देखिए ऑनलाइन में है ना कि आप लोग क्या है, कोई भी बस शो करके देखेगा, उसको लिखेगा नहीं। यहाँ मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, फिर भी लिख रहे हैं ना, गर्मी हो रहा है फिर भी समझ रहे हैं ना। ऑनलाइन में तो कोई प्रेशर नहीं रहेगा, शो करके देखेंगे। हाँ चलो चलो, हम जानते हैं सब लोग शो के देखते हैं। चलो ये हुआ प्लिंथ एरिया, ये हुआ फर्श एरिया, और उसी में नींद लगता है। हाँ सो जाएंगे फिर हम। और यहाँ है कि आपको नहीं कुछ है, अब मजबूरी में ही लिख रहे हैं और बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। हाँ तो देखिए हम क्या कर रहे थे, अब सप्लीमेंट्री हैं, बंद कर दीजिए तो नींद गायब हो जाती है। इसके बदले एक घंटा अब देखिए अब सप्लीमेंट्री एस्टिमेट किसे कहते हैं? देखिए मान लेते हैं कि आप घर बनवाना शुरू कर रहे हैं। मान लेते हैं कि विपुल का 2023 में शादी होगी, हम कहें कि अब शादी होगी, घर तो देखने आते ही हैं सब, पूरा आएंगे मेरे पास, एस्टिमेट हम बना के दे देंगे कि 10 लाख रुपए लगेगा, घर बनाइए। अब घर बनवाना शुरू करेंगे, आप शुरू करेंगे तब तक आपका उसी में देखने वाले भी आएंगे, शादी लग जाएगी, तब तक आपकी वाइफ फ़ोन कर देगी, ना हम नॉर्मल फर्श में नहीं रहेंगे, हमको संगमरमर का फर्श चाहिए, नहीं तो हम आएंगे ही नहीं, हम शादी ही नहीं करेंगे। कहेगी कि नहीं कहेगी? आप मेरे पास आए थे शादी लगने से पहले, तो हम तो कंक्रीट का फर्श बनाए थे, और आपकी वाइफ क्या कर रही है, संगमरमर के फर्श में रहेंगे। अब हम मेरे पास आएंगे कि नहीं दौड़ते हुए, कहेंगे कि कह रही है कि संगमरमर का, हम कहेंगे अच्छा तो एस्टिमेट, अब उसके लिए हमको पूरा एस्टिमेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। शादी तोड़ देंगे। नहीं शादी नहीं, हम नहीं टूटने देंगे। अब हम पूरा एस्टिमेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बगल से एक पेज हम उसमें घुसा देंगे, रिवाइज मतलब सप्लीमेंट्री, साथ एक एस्टिमेट बना के साथ में कहेंगे लो इसी को चिपका दो, बाद में जब ज़रूरत पड़ता है तो सप्लीमेंट्री लगा देते, अलग से लगा देते हैं, है ना। तो उसे कौन सा एस्टिमेट कहते हैं? सप्लीमेंट्री एस्टिमेट कहते हैं, है ना। ये दूल्हे के साथ अलग से रहता है कि नहीं, जिसका बहुत कम वैल्यू होता है। तो सप्लीमेंट्री समझ आ गया। एक आता है एनुअल रिपेयर। ऐसे बता रहे थे जैसे बीत के घर में। हाँ ऐसे बता रहे थे जैसे बीत चुका हो। क्या बेचोगे मेरे पर? हाँ जो कहानी बताई आपने। उन पर ऐसा देखिए क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि टीचर शादी ब्याह के बाद ज़्यादा करता है, उस पर ज़्यादा फोकस आता है, थोड़ा मज़ा हो जाता है। अब देखिए एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। अब देखिएगा एनुअल रिपेयर,
हाँ उसमें भी नहीं चलेगा फ़ैन, ख़राब हो गया। इसमें ठीक है, रैम है। वो ख़राब हो गया ना, चलाते लोग नहीं। रुकिए हम लगवा दे रहे हैं घोड़े। अब क्या लगवाएंगे, 10 दिन बचाए तो लगवा देना। ऑनलाइन पढ़ेंगे। हमको वो क्लास चाहिए। एनुअल रिपोर्ट एंड मेंटेनेंस रिपोर्ट, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपका कॉलेज ही है, अब भाई हर साल पेंट करने के लिए आता है, तब हर साल उसका लंबाई चौड़ाई थोड़ी मेजर करेंगे, और एक बार मेजर करके रख दिया गया होगा वही ना रहेगा, हर बार थोड़ी मेजर करेंगे बस। तो उसका एरिया कितना पेंट करना है आपको पता है पहले से, तो जिसको बार बार हर 2 महीने, हर 2 साल 4 साल पर पेंट करना पड़ता है, उसका एक बार हम एस्टिमेट बना देते हैं, उसी को चिपकाते रहते हैं बस रेट से। नहीं होता है सर। अरे होता है ना, उसी में अलग अलग रेट से, बस एरिया आपको पहले से पता है, रेट अलग अलग करके हम एस्टिमेट बना देते हैं, उसे क्या कहते हैं, एनुअल रिपोर्ट एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। हो गया। अब लिखिएगा, अब शुरू करते हैं, इतना समझ गए, चलिए शुरू करते हैं। लिखिएगा, लिखिए टाइप ऑफ एस्टिमेट, हेडिंग डालिए टाइप ऑफ एस्टिमेट। देखिए जनरली, सामान्यतः जनरली एस्टिमेट 2 प्रकार के होते हैं। जनरली एस्टिमेट 2 प्रकार के होते हैं। एस्टिमेट 2 प्रकार के होते हैं। एस्टिमेट 2 प्रकार के होते हैं। पहला दूसरा लिखे, पहला लिखे प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, जिसे रफ एस्टिमेट भी कहते हैं। नहीं हेडिंग नहीं, ऐसा ही लिखे, हाँ दोनों लिखे, रफ क्यों लिख सकते हैं, दोनों लिखे, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट आप लिख रफ एस्टिमेट, ऐसे लिखे नॉर्मल। दूसरा लिखिएगा डिटेल्ड एस्टिमेट। प्रारंभिक एस्टिमेट। रफ मतलब क्या होता है भाई, इसका बहुत नाम है, इसका अप्रोक्स एस्टिमेट भी कहते हैं। अप्रोक्स ही तो है, रफ है यानी अप्रोक्स एस्टिमेट भी कहते हैं, लेकिन प्रिलिमिनरी और रफ ही आता है, अप्रोक्स कभी कभी आता है। इसका एक और नाम है, हमको याद नहीं आ रहा। डिटेल्ड एस्टिमेट, यानी डिटेल मतलब, डिटेल का हिंदी क्या होगा भाई, हाँ विस्तार पूर्वक, विस्तृत। क्या होता है, हाँ चलिए लिखिएगा। अब हेडिंग डाल लीजिए पहला प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। कैसे, अच्छा लिखिए, यह किसी कंस्ट्रक्शन के लागत का मोटे मोटे अनुमान लगाता है। यह किसी कंस्ट्रक्शन के लागत का मोटे मोटे अनुमान लगाता है, मोटे मोटे अनुमान लगाता है। तालियों को गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया जाए। रिव्यू नहीं लेंगे, बोलेंगे कि सब आपको पढ़ाया हुआ है। रिबेट वगैरह पढ़ रहे हैं ना, हाँ प्रेस वाले होंगे तो उससे सभी कॉलम से कोई दिक्कत आएगा, हाँ। लेकिन हम मशीन वालों को थोड़ा उनको भी आराम है। मशीन से भी क्वेश्चन था ना, तो उसमें थोड़ा कौन मशीन, इंजीनियरिंग ग्राफिक का था, अच्छा वही रिबेट वगैरह पूछा। थोड़ा मिठाइयों कब क्या होता है, अरे वो लगे हमको नाम कर दिए, कहाँ, मैथ्स का नहीं हुआ था, इंजीनियरिंग ग्राफिक। गूगल ही छोड़ो, कौन गवर्नमेंट करो। वही तो कह रहे हैं, वो बदनाम कर दिया, कहा था कि हम अखंड सिंगल जिंदगी जी रहे हैं, हमको रुला रहे हैं, हम लोग गली हाल है। चलिए लिखिए, वो तो पता ही है। ये मेरा एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा नहीं हो गया था, नहीं बताया था इंग्लिश वाला, कई दिन हुआ क्या पेपर, कल है गणेश प्रसाद में। लिख, सबका वहीं पे पढ़ा है लगभग से, और 3:30 से 6:30। हाँ लिखिए, लिखिए क्या लिखे, या किसी कंस्ट्रक्शन के लागत का मोटे मोटे अनुमान। मोटे मोटे अनुमान लगाता है, ठीक है। लिखिए इसका प्रयोग, इसका प्रयोग तकनीकी और प्रशासनिक, इसका प्रयोग तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृतियाँ लेने के लिए करते हैं। तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृतियाँ लेने के लिए करते हैं।
जैसे सरकार कहेगी ना कि बताओ भाई कितना मतलब ब्रिज बनाना है, कितना लग रहा है, तो आप एक रफ एस्टिमेट बना के देंगे तभी ना वो पास करेगी, स्वीकृति देगी। अब बना के एस्टिमेट में मान लीजिए कि इतना आ रहा है कि इतना करोड़ लगेगा, उसके बाद पैसा ही ना हो तो क्या स्वीकृति देगी? नहीं देगी, है ना। तो वो स्वीकृति लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। समझ आ रहा है ना? स्वीकृति, अनुमोदन लिख लीजिए। प्रशासनिक के बाद क्या बोला है? टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति, यानी स्वीकृति। अरे भाई गलत हो रहा है, स्वीकृति क्या एक्सेप्ट करने का? सही है, सही है सर। हाँ ये होता है ना, स्वीकृति। देखिए अनुमोदन लिख लिए, अनुमोदन। रिमुनरेट तो मतलब जो भी हम टेंडर में जो बताते हैं हाँ हाँ कैसे वो वही वही है, शासन के तहत है। हाँ हाँ। डिटेल खुद के लिए बनाते हैं ना। नहीं भाई वहाँ भी डिटेल बनता है, डिटेल दोनों जगह बनेगा। स्वीकृति के बाद क्या बोला सर? स्वीकृति लेने के लिए करते हैं। हाँ सही में एक दिन पहले का भी बड़ी मंत्र है। अरे जोड़ जान से भाई तो हम इधर दे रहे थे, कोई बात नहीं। लिखिएगा, लिखिए प्राइमरी एस्टिमेट, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट निम्न प्रकार के होते हैं। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट निम्न प्रकार के होते हैं। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट निम्न प्रकार के होते हैं। ज़्यादा क्वांट है, करंट अफेयर ज़्यादा नहीं है। निम्न प्रकार का होता है। पहला लिखिए रनिंग रेट एस्टिमेट, लिखिए भाई रनिंग रेट एस्टिमेट। हेडिंग है। हाँ अब हेडिंग डाल दीजिए, रनिंग रेट एस्टिमेट। इसका एक और नाम है यूनिट रेट एस्टिमेट। आप लिख करके लिखिएगा रनिंग रेट एस्टिमेट, आप लिख यूनिट रेट एस्टिमेट। देखिए इस एस्टिमेट में, देखिए इस एस्टिमेट में यूनिट के आधार पर, यूनिट मतलब इकाई एक, ठीक है, यूनिट के आधार पर कास्ट को निकालते हैं। देखिए जैसे भवनों की प्रति कमरा, भवनों की प्रति कमरा, प्रति कमरा, प्रति व्यक्ति, जैसे भवनों के प्रति कमरा, प्रति व्यक्ति, प्रति बेड, हॉस्पिटल जैसे कि 100 बेड का बनता है 50, जैसे कम, जैसे क्या बोले भाई, जैसे भवनों की प्रति कमरा, प्रति व्यक्ति, प्रति कमरा, प्रति व्यक्ति, प्रति बेड। अरे जैसे कि मान लीजिए कि आपको सिनेमा हॉल बनाना है, सिनेमा हॉल बनाना है तो आप देखेंगे ना बगल में सिनेमा हॉल बनवाया था, कितने का बनवाया था भाई, उसमें 100 लोग बैठ सकते हैं। उस सिनेमा हॉल में कितने लोग बैठ सकते हैं? 100 लोग। मान लेते क्या बनवाना है भाई, सिनेमा हॉल बनाना है, उस सिनेमा हॉल में कितने लोग बैठ सकते हैं? 100 लोग। और उसको बनाने में कितना रुपये लगा था? इतना रुपये लगा था, जो भी हो हम देखे नहीं है, 0, इतना रुपये लगा था। और आपको एक सिनेमा हॉल बनाना है जिसमें आप चाहते हैं कि 150 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं? 150 लोग। तो आप देखेंगे ना मेरा सिनेमा हॉल बनाने में कितना पैसा लगेगा, तो कैसे पता करेंगे भाई? 100 लोग बनाने के लिए इतना रुपया, तो हम देख लेंगे एक लोग के लिए कितना आ रहा है, तो इतने में, इतने 0 में 100 से भाग दे देंगे, तो एक लोग बनाने में कितना रुपया लगा था? 1000। तो बताइए 150 लोगों के लिए बनाने में कितना लग गया? 1000 गुणा कर देंगे, इतना लग जाएगा। यूनिट के आधार पर निकालते हैं, है ना। जैसे कि विपुल रूम बनवाए 4 रूम का, वो कहे 10 लाख रुपए लगा,
तो हम कहेंगे भाई विपुल का 4 रूम का 10 लाख, तो हमको 6 रूम बनाना है, निकाल लेंगे, आसान है भाई। उनमें भी एक लैट्रिन बाथरूम होगा, मेरे में भी एक लैट्रिन बाथरूम होगा, तो लगभग में सेम आएगा कि नहीं। उनके में 2 सीढ़ी होगा, मेरे में 1 सीढ़ी होगा, तो 10-20 हज़ार का 30 हज़ार का अंतर आएगा, लेकिन एस्टिमेट तो बन रहा है लगभग में। जब रफ एस्टिमेट है तो थोड़ा सा अंतर आएगा। बलिया से लेकर बांसडीह वाला रोड सरकार बनवाया है कितना, 10 करोड़ में, तो भाई 10 किलोमीटर है, तो कहेगा ना कि ये वाला रोड पे बनाना है, तो 1 किलोमीटर का देख लें कितना खर्च आ रहा है, तो इसको भी देख लेंगे उतना ही खर्च आ रहा है। रफ एस्टिमेट है, डिटेल बनेगा तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, समझ आया। तो यूनिट निकाल करके हम अगले को निकाल लेते हैं कितना पैसा लगेगा, ठीक है। हाँ, तो वही कह रहा है, क्या लिखा है, प्रति कमरा, प्रति व्यक्ति, प्रति बेड, है ना। लिखिएगा, अगला लिखिएगा, इत्यादि के आधार पर। इसी में ना हाँ, क्या लिखें भाई, शुरू बोलिए ना। भवनों की प्रति कमरा, प्रति व्यक्ति, प्रति बेड आदि आदि के आधार पर, के आधार पर इस एस्टिमेट को निकालते हैं। देखिए, है ना, जैसे कि आपको एक पानी का टंकी बनाना है, तो पानी का टंकी 1000 लीटर का बना था, इतना पैसा लगा था, तो देख लेंगे 1 लीटर का कितना आ रहा है। आपको 2500 का लीटर का टंकी बनाना है, निकल जाएगा, बहुत आसान है, आराम से, ठीक है। रफ है ना, तो मोटा मोटा ही आएगा। चलिए अगला लिखिएगा, कुछ भी लिख सकते हैं, पानी का टंकी हो जाएगा, रेलवे का ट्रैक हो जाएगा, रोड का लंबाई हो जाएगा, है ना, या फिर ब्रिज बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, 10 किलोमीटर ब्रिज बनाने में इतना रुपया, देख लेंगे 1 किलोमीटर बनाने में कितना आ रहा है, उसी हिसाब से आपको 15 किलोमीटर लंबा बनाना है, आपको 5 किलोमीटर बनाना है, निकल जाएगा। तो कुछ भी लिख सकता है। अगला लिखे प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, कितना टाइम हुआ, आपका मूड बता नहीं रहा, कराएंगे, शिकायत कर देंगे, आ जाइएगा कल पढ़ने चुपचाप। एग्जाम है सर, कैसे आएंगे आप बताइए। हाँ, कल मत आइएगा, परसों आइएगा जरूर। चलिए क्वेश्चन लिखिए पहले, तो चलिए, नहीं सब लोग आएंगे कल, लिखिएगा, कल यही सब पढ़ाएंगे, कल एस्टिमेट ही तो यही ख़त्म कर देंगे, यही एस्टिमेट ख़त्म, लिखिएगा। हाँ हाँ, यही वाला पूरा ख़त्म कर देंगे। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, फोटो खींच लेंगे एग्जाम खींच। देखिए 100 छात्रों वाले क्वेश्चन लिखिए, हम आप लोगों को भेज देंगे कल वाला। नहीं, इसमें इसका एक क्वेश्चन लिखिए, इसका एक क्वेश्चन लिखिए, रनिंग रेट एस्टिमेट का एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, 100 छात्रों वाले क्वेश्चन लिखिए, 100 छात्रों वाले क्वेश्चन लिखिए भाई, 100 छात्रों वाले छात्रावास के लिए, 100 छात्रों वाले छात्रावास के लिए हॉस्टल के लिए प्रारंभिक एस्टिमेट ज्ञात करिए, प्रारंभिक एस्टिमेट ज्ञात, हाँ, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट ज्ञात कीजिए, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट ज्ञात करिए। यदि पर स्टूडेंट 75,000 रुपये लगता हो, नहीं निकाल देंगे, 100 से गुणा करके निकाल लीजिए। यदि पर स्टूडेंट 75,000 रुपये लगता हो, है ना, तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि NOS नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं भाई, 100 नंबर, है ना। उसके बाद क्या था आपका, रेट पर स्टूडेंट, NOS नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखे है, रेट पर स्टूडेंट कितना है, 75,000 रुपये। अब क्या लिखेंगे, रफ एस्टिमेट, रफ एस्टिमेट क्या है, 75,000 गुणे 100, नहीं निकल गया, 7550 रुपया हो जाएगा। आसान नहीं है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। नहीं, एक और लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए, प्लिंथ रेट एस्टिमेट, बस यही लिखवा छोड़ा दें, ये आसान है।
बहुत आसान है। क्यों इतना जल्दी छुट्टी हो रहा है सर? इन लोगों को कॉलेज जाना है। कॉलेज तो हमको भी जाना है। ये तुम रहो नहीं। प्लिंथ रेट एस्टिमेट, मेरा प्लान है अगर 12 से एग्ज़ाम भी हो जाता है तो कम से कम 6-7 तक हम छुट्टी कर दें, आराम से हो जाएगा। सेकेंड ईयर का खत्म हो गया। हाँ शाम को पढ़ाई नहीं, सेकेंड ईयर का नहीं, अभी सर्वे में 2 चैप्टर बाकी है। 6 बजे से पढ़ाई ना, आ जाइए 6 बजे। धूप कम रहती है उससे। अरे आ जाना, गर्मी लगी। अगला देखिए प्लिंथ एरिया, चलिए प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट। या और सुबह पढ़ा दीजिए। रिटेन वाला नोट सही रखे 4 बजे पढ़ाएंगे। 4 बजे बुलाइए, हम लोग आएंगे सोते हुए। प्लिंथ एरिया रेट, चलिए जाइए तब गर्मी हो रहा है, जाइए। हैं?